साइज एंड पैटर्न ऑफ सेटलमेंट। साइज एंड पैटर्न ऑफ सेटलमेंट, तो इसमें क्या है, कोई बहुत डिफिकल्ट सी चीज नहीं है इसमें। आपको बस इतना बताया गया है कि जब नई फैसिलिटी बनेगी तो साइज कैसे वेरी करेगा सेटलमेंट का, जो नई सिटी डेवलप हो जाएगी उसके आसपास एरिया का, तो वो कैसे होगा। तो ये एक लार्डनेस लॉ ऑफ स्क्वायर्स है, तो वो कहता है कि इफ डिस्टेंस ऑफ सप्लाई टू अ पॉइंट इज डबल्ड, देन ड्यू टू सर्कुलर एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस द एरिया ऑफ लैंड सपोर्टिंग द सेटलमेंट गेट्स क्वाड्रुपल्ड। मतलब कि अगर डिस्टेंस जो सप्लाई के बीच में है, प्रोडक्शन लाइन और सप्लाई, प्रोडक्शन और सप्लाई के बीच में है, अगर उसको डबल डबल कर दिया जाए, मतलब कि रोड को बनाकर डबल कर दिया जाए, एक वेट, तो क्या कहता है लार्डनेस लॉ ऑफ स्क्वायर्स की डिस्टेंस जैसे डबल होगी तो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस जो होगा वो क्वाड्रपल हो जाएगा, मतलब कि 4 टाइम्स हो जाएगा। अब वो सिटी डेवलपमेंट का जो स्कोप है वो 4 टाइम्स एरिया उसके लिए बढ़ गया है। ठीक है, ये लॉ कहता है। ठीक है, और साइज की वजह से पर्सनल मूवमेंट पे भी असर पड़ता है, जैसे कि ट्रैवल टाइम और कॉस्ट। छोटी सिटी के लिए ट्रैवल टाइम और कॉस्ट और बड़ी सिटी के लिए ट्रैवल टाइम और कॉस्ट डिफरेंट होंगे। अब जैसे बहुत छोटा सा एक झुग्गी है, एक तरीके का बहुत छोटा सा एरिया है, 5 किलोमीटर तक आदमी उसमें चल सकता है। ठीक है, वो रीचेबल लिमिट में होता है। और एनिमल ड्रॉन व्हीकल 13 किलोमीटर तक के लिए एप्लीकेबल है। तो अगर सिटी में 13 किलोमीटर तक का अगर है दायरा, तो उसको बिना मोटराइज व्हीकल के भी कवर किया जा सकता है। उसके बाद अगर बड़ी सिटी है 45 किलोमीटर का अगर उसका रेंज है, तो उसे ऑटोमोबाइल वहां पे हमें जरूरत पड़ेगी। अब जैसे यहाँ पर एक डायग्राम जो हमने अभी पढ़ा हुआ है, वही चीज है, सेम चीज है। जैसे अब ये कहना क्या चाह रहा है कि ए बी सी, देखिए ए बी सी जगह हैं, और इन जगहों पर प्रोडक्शन कॉस्ट और पहुंचाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है सबको देखना है। तो इसमें देख लीजिए ओ आर क्या है, अफोर्डेबल कॉस्ट, मतलब कि इतना यूजर विलिंग है पे करने के लिए। ओपी क्या है, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ कमोडिटी, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो हर जगह पे सेम है। ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट हर जगह की सेम है। और अगर पैकिंग अनपैकिंग हम सेम माने और लोडिंग अनलोडिंग कॉस्ट सेम माने, तो थ्रेशोल्ड कॉस्ट जो है वो भी सब जगह पे सेम होगी। ठीक है, तो यहाँ पे 2 टर्म हमें मिल रहे हैं, एक अल्फा और एक बीटा। अल्फा एक्चुअली क्या है, रेट ऑफ सेटलमेंट, और बीटा है रेट ऑफ सेटलमेंट। दोनों है, लेकिन वो पोजीशन देखिए कहाँ से है, एक एक्स से है और एक बी से है। या फिर एक्स को ही अगर इधर देखा जाए तो सी है, वो सर्कल एरिया जो लॉ अभी हमने पढ़ा है। ठीक है, तो जो इफेक्ट है वो क्या है, देखिए जब पास में है प्रोडक्शन यूनिट, तो अल्फा यानी कि रेट ऑफ सेटलमेंट जो है वो हाई है, अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। लेकिन जब दूर है, अल्फा इज क्या, कैसे समझ सकते हैं इसको, देखिए दूर है एक्स पोजीशन पे, देखिए बीटा क्या है, अल्फा से छोटा है। मतलब कि अगर एंगल या फिर स्लोप की बात करें तो बीटा छोटा है। और इस बीटा को छोटे होने का मतलब है कि वहां पर जो डेवलपमेंट हो रहा है आसपास में वो स्लो हो रहा है एज कंपेयर टू बी। अगर डिस्टेंस हम डबल करते हैं, सी पे लेके जाते हैं, तो सिटी का ग्रोथ तो धीरे होगा लेकिन क्वाड्रपल होगा, मतलब कि 4 टाइम्स होगा। और अगर बी पे ही रखते हैं प्रोडक्शन यूनिट को, तो सिटी का डेवलपमेंट फास्ट वे में होगा और सिटी छोटी होगी। ये था इसका मतलब। अब इसमें बहुत सी चीजें हैं, जैसे कि कंजेशन हो जाएगा अगर छोटी सिटी होगी, और बड़े सिटी में क्या बोलते हैं, आपको मूवमेंट के लिए बहुत ज्यादा एरिया रहेगा। और बड़ी सिटी में एक सेंटर एरिया होगा, सेंट्रल बिजनेस एरिया, और छोटी सिटी में भी होगा, तो इस जगहों पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक रहेगा, लोग रहेंगे इस जगह पर। लेकिन अगल बगल के जो रोड्स होंगे, बाईपासेस होंगे, वहां पर नहीं होगा ट्रैफिक। तो इस बारे में ही जो लिखा हुआ है ये चीज है इसमें। और हाँ, इसमें कहा गया है कि एक, अगर हम डिस्पर्स्ड सिस्टम अपनाएं, मतलब कि
डिस्पर्जन मान के चलते हैं, जैसे कि सिस्टम जो है फॉलो करता है कि एक काम एक जगह हो रहा है, दूसरी काम दूसरी जगह हो रहा है, तो डिस्पर्जन हो जाएगा, मतलब कि सेंट्रलाइज ना करके अलग अलग करें, तो वो हमारे लिए कम कंजेशन या फिर कम चीजें, कम दिक्कतें पैदा करेगा। ठीक है, तो ये सेटलमेंट जो नया हो रहा है वो इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए होना चाहिए। अगला क्या है, ईज ऑफ ट्रैवल। तो इसको ईज ऑफ ट्रैवल मतलब कि कितना आसान है ट्रैवलिंग, सोशल में ही है ये। ठीक है, तो सोशल के इसके कुछ थे, 4 पॉइंट्स थे, तो ईज ऑफ ट्रैवल उसका तीसरा पॉइंट है। ईज ऑफ ट्रैवल कैसे होता है, चॉइस ऑफ प्लेस ऑफ रेजिडेंस विद रिस्पेक्ट टू प्लेस ऑफ वर्क। ये इंसान हमेशा चाहता है कि हमारा जो वर्किंग प्लेस है वो घर के पास ही में मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है। डिप्लीशन ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम ओल्डर एरियाज। तो डिप्लीशन ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम ओल्डर एरियाज एंड मूवमेंट टुवर्ड्स न्यू एरियाज, ये अ, होना चाहिए। डिस्पर्जन ऑफ बिजनेस, इसी की बात कर रहा था मैं अभी कि डिस्पर्जन होना चाहिए, इधर से स्कैटर्ड वे में होना चाहिए, ना कि सेंट्रलाइज होना चाहिए। इंक्रीज इन ट्रैफिक कंजेशन ड्यू टू इंक्रीज इन पर कैपिटा ट्रिप्स। तो ट्रिप जितनी ज्यादा होंगी उतना ही कंजेशन बढ़ेगा। डेंजरस लेवल ऑफ नॉइस, एयर पोल्यूशन, डिस्पर्जल ऑफ पॉल्यूटेंट। तो ये सब तो निगेटिव इम्पैक्ट्स, और ये जो पॉइंट है ये इन्वायरमेंट का पॉइंट है, इन्वायरमेंटल रोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का, तो इसमें नहीं आ सकता ये। ठीक है, बाकी जो पॉइंट्स हैं इसे भी समझ, ऐसी सिमिलर इंटरप्रेट करके हम समझ सकते हैं। अगला जो आता है वो है हमारा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल। तो इसको भी देख लेते हैं जल्दी जल्दी। द टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट हैव मेड इट फिजिबल टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस। ठीक है, विद इन शॉर्टर टाइम पीरियड्स। द वेरियस इफेक्ट्स कैन बी लिस्टेड एज फॉलोज। क्या क्या इफेक्ट्स हैं उसको देख लेते हैं। Vacation, weekend trips over long distances became possible for masses using affordable modes. तो ये सोशलाइज होने के तरीके हैं कि वैकेशन, वीकेंड ट्रिप, ये सब भी अब अफोर्डेबल रेट्स में हो सकता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज को इम्प्रूव किया गया है। इम्प्रूवमेंट इन लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ड्यू टू ट्रैवल टू डिफरेंट कल्चर्स। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ने एक कल्चर को दूसरे कल्चर से जोड़ा है, तो ये भी एक सोशल इम्पैक्ट है। Faster travel has increased business trips over long distances with same time period. ठीक है, तो बिजनेस ट्रिप्स को भी उसने इंक्रीज किया है, सिर्फ वेकेशन या फिर वीकेंड ट्रिप्स को नहीं। इम्प्रूवमेंट इन रूरल इकोनॉमी एंड लिविंग ड्यू टू बेटर कनेक्टिविटी एंड ब्रिंगिंग देम आउट ऑफ आइसोलेशन एट टाइम्स इंड्यूसिंग माइग्रेशन टू अर्बन एरियाज। तो यहाँ पे जो रूरल एरियाज हैं, जो रिमोट एरियाज हैं हमारे, जो पहले एकदम शहरों से कटे हुए थे, अब उनको भी ट्रांसपोर्टेशन ने क्या किया है, जोड़ दिया है। अब वहां के लोग भी एक आशा लेकर आते हैं शहरों में कि जॉब अपॉर्चुनिटी है वहां पर, तो वो जॉब करने, किसी भी जो जिस लेवल का स्किल्ड है उस तरीके से आता है और अपने अर्निंग्स को कमाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे सोशल रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब अगला आता है पॉलिटिकल रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो पॉलिटिकल रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब है, इसमें 3 पॉइंट्स हैं, रूल ऑफ एन एरिया, पॉलिटिकल चॉइसेस इन ट्रांसपोर्ट और फाइनेंसिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो इनको एक एक करके देखते चलते हैं और समझते चलते हैं। इसका मतलब है रूल ऑफ एरिया का कि एक एरिया में क्या रूल्स एप्लीकेबल हैं और क्या पॉलिसी है, क्या वहाँ के स्ट्रेटेजिक प्लानिंग्स हैं। तो ये सब चीज़ें कहाँ आती हैं, रूल ऑफ एन एरिया में। तो इसको देख लेते हैं एक एक करके। पासिंग इंफॉर्मेशन टू ऑल द गवर्नड एरियाज। तो ट्रांसपोर्टेशन का क्या रोल होता है, इंफॉर्मेशन को क्या करता है, हर जगह, हर एरिया तक पहुंचाता है। ठीक है, मीटिंग आउट द नीड्स ऑफ द एरिया, उस एरिया की जो जरूरतें हैं वो पूरी करता है। यूज ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये भी एक तरीके का कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का मीन्स है। ठीक है, सिर्फ फोन्स और इससे नहीं, रोड ट्रांसपोर्ट के थ्रू भी इंफॉर्मेशन इधर उधर फैलती है। यूज ऑफ हो गया ये कम रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, वहाँ की गवर्नमेंट रिप्रेजेंट कर, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट कोई एक वहाँ पे होगी तो उसको भी रिप्रेजेंट करती है ये, कि अब जैसा काम वैसा नाम, तो वही चीज है। स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट्स, मूवमेंट ऑफ डिफेंस पर्सनल। तो ये एक ऐसा है जो हमारे कंट्री के लिए इम्पोर्टेंट है कि एक जगह की स्ट्रेटेजिक और वो डिफेंस पर्सनल्स का मूवमेंट देखती है। पॉलिसिंग मतलब कि अब
किस एरिया में कैसा पॉलिसी रखना है, क्या लागू करना है, वो चीजें रोड्स की हेल्प से की जाती हैं। जैसे अब एक लाइन लिखी है नीचे, with the advancement in communication technology the need to travel has reduced। तो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मतलब कि अब जो टेक्नोलॉजी नहीं आ रही है उसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन या फिर ट्रैवल में कम या ट्रैवल में गिरावट आई है। ठीक है, तो ठीक है, हमारा अब मेन एम भी नहीं है कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हम रोड के थ्रू करें, हमारा काम है कि पीपल और गुड्स को पहुंचाना इधर से उधर। तो इसलिए हमारा जो मेन एम है हम उस पर ध्यान देंगे। अगला क्या है, पॉलिटिकल चॉइसेस इन ट्रांसपोर्ट। पॉलिटिकल चॉइसेस इन ट्रांसपोर्ट क्या कहता है कि जो पॉलिटिकल चॉइसेस हैं, जैसे कि जैसे पुराने टाइम की बात करें अगर हम, तो उस टाइम पे कोई फोन नहीं थे, कुछ टेक्नोलॉजी नहीं थी। उस टाइम पे सारा कम्युनिकेशन किससे होता था, रोड्स के थ्रू होता था। तो अब भाई जो भी आप डेवलपमेंट देख रहे हैं वो रोड्स का ही नतीजा है। तो ये क्या बोलते हैं, एक तरीके से जो हमारा आज का डेवलपमेंट देख रहे हैं वो रोड्स की वजह से ही, ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से ही हुआ है। जैसे कि देख सकते हैं एंशियंट टाइम में, इन एंशियंट टाइम थ्रू ड्रम्स, हॉर्सेस, मैसेंजर, पोनी एक्सप्रेस सिस्टम एक्सेट्रा कम्युनिकेशन वाज कन्वेड। तो ये था पुराने टाइम में, इस तरीके से कम्युनिकेशन होती थी। और एंशियंट सिविलाइजेशन जो भी थी अब ट्रांसपोर्ट सिस्टम का यूज करके ही कम्युनिकेट करती थी। और अब इसी का नया रूप जो देख रहे हैं हम वो है पॉलिटिकल चॉइसेस। जो पॉलिटिकल चॉइसेस होती हैं कि एक डिफाइन करती हैं उस एरिया को या उस रीजन को कि भाई उस जगह पे अब क्या चीज बनवानी चाहिए कि लोगों को ईज पड़े, लोग इजीली ट्रैवल कर सकें, और कौन सा मोड उनको चूज करना है। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं इसमें, जैसे कि दिल्ली मेट्रो, स्काई बस, रैपिड बस सिस्टम, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ये सब एग्जांपल हैं पॉलिटिकल चॉइसेस के। ठीक है, अगला है फाइनेंसिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो ये एक सबसे बड़ा मुद्दा होता है, इकोनॉमी से रिलेटेड है, तो पैसे से रिलेटेड है, मतलब कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्या कहता है ये, फाइनेंसिंग ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज वन ऑफ द बिगेस्ट टास्क। ठीक है, इसीलिए पूरे प्रोजेक्ट की पहले मॉनिटरिंग, रीमॉनिटरिंग जितना भी करना होता है सब पहले ही कर लेते हैं, ताकि बाद में कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट या फिर अलग से हमें ना देना पड़े। ठीक है, मोस्टली इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बट प्रायोरिटीज चेंज विद चेंज इन गवर्नमेंट। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट चेंज होती है तो फाइनेंसिंग भी उस हिसाब से चेंज होती है। लोकल बॉडीज हैव टू बी प्रोवाइडेड विद सफिशिएंट टेक्निकल नो हाउ so as to maintain road and facilities falling under their jurisdictions। मतलब कि लोकल बॉडीज के अंडर जो रोड्स आ रही हैं, जैसे कि अब लोकल रोड्स हो गई, आर्टीरियल्स हो गए, सब आर्टीरियल्स हो गए, स्टेट वाले रोड्स हो गए जो एक स्टेट के अंदर आती हैं, तो उनको भी अब टेक्निकल नो हाउ देना चाहिए कि वो कैसे उसको मेंटेन करें और उसको कैसे चलायमान रखें। जैसे अब यहाँ पे लिखा है प्राइवेट पार्टिसिपेशन, बीओटी। तो बीओटी क्या होता है, यहाँ पे एक प्राइवेट पार्टिसिपेशन होता है। ये सपोर्ट कैसे होता है, ये गवर्नमेंट के पास अगर फंडिंग नहीं होती है तो बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर को वो यूज करती है, या फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को यूज करती है। ये सब बहुत आजकल चलता है, जिसकी वजह से फाइनेंसिंग होती है किसी भी रोड प्रोजेक्ट की। तो होता क्या है, बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर में गवर्नमेंट टेंडर पास करती है, तो गवर्नमेंट टेंडर निकालती है और उनको फिर जो भी कंपनीज हैं वो अप्लाई करते हैं, उन्हें मिलता है, वो अपनी रोड्स बनाते हैं, उनसे भी टोल टैक्स लेते हैं उस पे जो व्हीकल्स अपनी आ रही हैं, और फिर उनसे वो अपना पूरा रेवेन्यू निकालते हैं। और फिर जब उसका एंड टाइम आता है रोड का, उन्होंने जब अपना रेवेन्यू निकाल लिया तो गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर देते हैं। ये होता है बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर। और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में होता है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर फंडिंग करते हैं किसी भी ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट की। ठीक है, इकोनॉमिक वायबिलिटी और ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट शुड आल्सो बी एनालाइज्ड बिफोर द प्रोविजन ऑफ फैसिलिटीज। तो ये वाला पॉइंट अभी हमने बात की कि पहले ही कर लेना है ये सब, बाद में करने के बाद उसको साफ नहीं करना है। ठीक है, काम खराब कर दिया उसके बाद साफ नहीं करना है उसको, पहले ही साफ काम करिए। दूसरा, अब इसके बाद अगला रोल है ट्रांसपोर्ट का, इकोनॉमिक रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट। इकोनॉमिक कह रहा हूँ, इन्वायरमेंटल रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट।
तो ये है पॉल्यूशन, एनर्जी कंजम्पशन, लैंड एंड एस्थेटिक्स और सेफ्टी। तो पॉल्यूशन में क्या हो सकता है, पॉल्यूशन में किस किस सेक्टर्स में पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, चारों होते हैं इसमें। ठीक है, वो कैसे होते हैं वो सबको पता है, ये सब हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी एक बार हम बर्ड्स आई व्यू में देख लेते हैं कि क्या चीजें कैसी होती हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब है, जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है ना वो सबसे ज्यादा पॉल्यूटिंग है। ऑलमोस्ट 70% जो पॉल्यूशन होता है वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर ही करता है। वो किसी भी तरीके का हो सकता है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइस, हर तरीके का हो सकता है। ठीक है, तो पॉल्यूटेंट क्या होता है, कोई भी ऐसा अनवांटेड प्रोडक्ट जो आपकी हेल्थ के लिए सही नहीं हो। तो इन चीज़ों में अब जैसे एयर को पोल्यूट करने वाला, वाटर को पोल्यूट करने वाला, या फिर अनवांटेड नॉइज, इन चीज़ों को जो आपके लिए हार्मफुल हैं उसे कहते हैं हम पॉल्यूटेंट, या फिर आपके हेल्थ हजार्ड के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो एक एक करके फटाफट से देख लेते हैं। जैसे नॉइस पॉल्यूशन क्या होता है, नॉइस पॉल्यूशन एक्चुअली, नॉइस एक होती है लिमिट में अगर है तो फिर ठीक है, जैसे 50 to 60 डेसिबल है तो ठीक है, लेकिन अगर इसके ऊपर गई तो एक तरीके से इरिटेशन कॉज करती है और वो आपको अच्छी नहीं लगती है नॉइस, फिर हम कहते हैं कि नॉइस है। उससे पहले नॉर्मल साउंड के फॉर्म में हम कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, और इसको मेजर करने की यूनिट होती है, नॉइस को मेजर करने की, डेसिबल्स। बेल साहब थे, उन्होंने डेसिबल एक अपना लॉगरिथमिक स्केल दिया कि इसको प्रेशर इंटेंसिटी को आप नापिए और उसको एक लॉग स्केल पे कन्वर्ट कर लीजिए, और डेसिबल्स के टर्म्स में आपको साउंड की इंटेंसिटी मिल जाएगी, साउंड का लेवल मिल जाएगा। तो इसलिए उन्होंने ये किया हुआ। अब नॉइस हम मेजर करते हैं, नॉइस कहाँ कहाँ से आती है भाई, जितने भी हॉर्न्स हैं, इंजन है, तो ये सब चीजें मिलकर कंबाइन करके एक अनवांटेड सा साउंड क्रिएट करती हैं, उसी को नॉइस कहते हैं। ठीक है, अगला जो है, ट्रेन्स की वजह से कुछ वाइब्रेशंस होती हैं। ठीक है, वो वाइब्रेशंस की वजह से बहुत सारी डिस्टरबेंसेस होती हैं, आसपास में रिसाइडिंग पीपल के लिए बहुत सारी दिक्कतें कॉज करता है। तो ये भी एक तरीके का पॉल्यूशन ही है वो, जो आपको एक तरीके का हैजार्ड, नॉट हैजार्ड बट एक तरीके का अनकंफर्टेबल सिचुएशन क्रिएट करता है। पॉल्यूशन ऑफ वाटर कैसे होता है, पॉल्यूशन ऑफ वाटर होता है जो मेजर स्पिल्स होते हैं, ऑयल स्पिल्स हो गई, और वेस्ट उसमें फेंका जाता है वाटर बॉडीज में, तो इसको ही कहते हैं हम वाटर पोल्यूशन। और ये भी ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर का ही पार्ट है कि ऑयल स्पिल जो होते हैं वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए ही यूज होते हैं, तो ऑयल जो होते हैं तो उसमें स्पिल होना एक तरीके का पोल्यूशन है वाटर के लिए। फिर पोल्यूशन ऑफ ग्राउंड कैसे होता है, वो होता है जैसे वेस्ट, जो गुड्स हो गए हैं, जो फ्रेट्स हो गया, जो वेस्ट जा रहा है, या फिर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो यूज ना हो रहा हो उसको लैंड पे फेंकना या फिर लैंडफिल्स पे डालना, तो एक तरीके का पॉल्यूशन करता है लैंड का। ठीक है, पॉल्यूशन ऑफ ग्राउंड हैपेंस ड्यू टू डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट ऑन ग्राउंड और डंपिंग लूज कार्बन टाइम बार्ड प्रोडक्ट ऑन वास्ट लैंड्स। तो ये था आपका पॉल्यूशन पार्ट। पॉल्यूशन पार्ट हो गया इसमें इन्वायरमेंट में। अब अगला है एनर्जी कंजम्पशन। तो एनर्जी कंजम्पशन क्या कहना चाहता है कि जो हम लोग व्हीकल्स यूज करते हैं उसमें कहीं से एनर्जी, कोई फॉर्म तो एनर्जी का यूज कर रहा होगा। तो फ्यूल जो है ना, फ्यूल को यूज करके वो एक अपने इंजन में पावर जनरेट करता है, फिर उसकी वजह से व्हीकल मूव करती है। तो व्हीकल का जो ये मूवमेंट है, ठीक है, इस मूवमेंट के लिए चलिए फ्यूल की जरूरत है, हमने मान लिया। तो इन्होंने कहा कि अ, जो फ्यूल है वो हम अपने अपने ही कंट्री में नहीं निकालते हैं, हम इंपोर्ट करते हैं बाहर से। तो ये जो है फ्लो ऑफ मनी होता है फ्रॉम आवर कंट्री टू द अदर कंट्रीज जहाँ पे फ्यूल अवेलेबल है, जहाँ पे फ्यूल्स निकाले जा रहे हैं। ठीक है, अब वहां से इंपोर्ट करने में पैसे लगे, यहाँ पे हमारा लॉस हुआ, कंट्री के मनी का लॉस हुआ, तो हमारा भी लॉस हुआ। फिर अगला है, जैसे पॉइंट अगर हम देखें कि जब हम इसी फ्यूल का यूज करके कंजेस्टेड एरिया में या फिर ट्रैफिक जाम्स में फंसते हैं, तो जो एनर्जी कंज्यूम होती है ड्यूरिंग द, मतलब एक तरीके से वेस्ट कह सकते हैं इसको, ड्यूरिंग मूवमेंट थ्रू कंजेस्टेड नेटवर्क्स ड्यू टू डिलेज या फिर स्टॉप्स की वजह से, तो
उसे क्या कहेंगे कि अब यहाँ पे वेस्ट हो रही है हमारी एनर्जी, क्योंकि अब उतनी एनर्जी में हम कहीं और भी यूज कर सकते थे, कहीं और जाने के लिए उस ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी से, लेकिन कंजेशन होने की वजह से नहीं जा पा रहे। तो इस वजह से पहली तो मैन आवर्स जो हैं वो लॉस होते हैं, दूसरा कि नेशन की जीडीपी भी गिरती है, छोटी छोटी चीजों से बहुत बड़ी बड़े फर्क पड़ जाते हैं। तो यही चीजें इसमें लिखी हुई हैं। अगला है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज शुड बी इक्विटेबली विदाउट बीइंग बायस टुवर्ड सर्टेन क्लास सिस्टम ऑफ यूजर। तो बायसनेस नहीं होनी चाहिए, सबको इक्वल शेयर मिलना चाहिए जो जिसके लायक है, तो इक्विटी होनी चाहिए, ठीक है। वन एग्जाम्पल ऑफ अनइक्विटेबल allocation of resources is the provision of high class facilities for a small proportion of car users in developing countries। तो डेवलपिंग कंट्रीज में कुछ कुछ कार्स को हाई हाई फैसिलिटीज मिली हुई हैं और कुछ को नहीं। तो इसको सर्च कर लीजिएगा एक बार और पता कर लीजिएगा किस कंट्री की बात हो रही है और क्या बात है। अगला है लैंड एंड एस्थेटिक्स, ये इन्वायरमेंट रोल का पार्ट है। तो ये जो लैंड एंड एस्थेटिक्स लिखा हुआ है, ये कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, अभी सब हमने पढ़ लिया है। वही चीजें हैं जो लिखी हमने अभी पढ़ी हुई है कि सिटी का डेवलपमेंट होगा जो रोड्स के अक्रॉस होगा, रोड अगर न्यू फैसिलिटी बनी तो आसपास सिटी ग्रो कर जाएगी। और एस्थेटिक्स का मतलब है कि प्लीजिंग टू आईज होगी, और आईज होनी चाहिए। अगर चीजें प्लीजिंग टू आईज हैं तो उसका एस्थेटिकल अपीयरेंस अच्छा है। अब सेंट्रल बिजनेस एरियाज जो होते हैं उस जगह पर बिल्डिंग्स होती हैं तो उनको प्लीजिंग बनाया जाए और जिससे देखने में अच्छा लगे, और लैंड यूज प्रॉपर हो कि कुछ जहाँ एक जगह पे रेजिडेंट है तो उस जगह पर रेजिडेंशियल एरिया ही रहे, कोई इंडस्ट्री ना हो। और अगर वहाँ दूसरे साइड में सिटी के कमर्शियल एरिया है तो वहाँ कमर्शियल काम ही हो, फिर इंडस्ट्रियल एरिया पे इंडस्ट्रियल काम ही हो। ऐसा नहीं है कि एक इंडस्ट्री है फिर बगल में ही घर भी है, तो ये एक तरीके का डिसप्लेसिंग इफेक्ट देगा और ये एस्थेटिकली अच्छा भी नहीं है। तो ये लैंड यूज एंड एस्थेटिक्स के बारे में ये चीजें इसमें लिखी हुई हैं, बहुत सी सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, ठीक है। तो अब लास्ट जो है हमारा इन्वायरमेंटल रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, वो है सेफ्टी। सेफ्टी सबको पता है भाई, सेफ ट्रांसपोर्ट हमें प्रोवाइड करना है, तो एक एक करके जल्दी जल्दी में पढ़ देता हूँ इसको, और सब लोग सुन लीजिए बस। पीरियोडिक इंस्पेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल एंड इक्विपमेंट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। क्यों जरूरी है भाई, अच्छे से सबको पता है कि खराब गाड़ी और खराब इक्विपमेंट लेके निकलोगे तो अपनी जिम्मेदारी होगी और वो कभी भी दिक्कत दे सकते हैं आपको। लाइसेंस सबके पास होना चाहिए, जो ड्राइविंग कर रहे हो बिना लाइसेंस के नहीं आपको गाड़ी चलाने देने की इजाजत देनी चाहिए, और वो भी प्रॉपर एग्जामिनेशन के बाद। यूज ऑफ टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स इन डिजाइन एंड ऑपरेशंस, तो एक्सप्रेस वेज एक इम्प्रूवमेंट है। तो मतलब कि अब इसमें एक्सप्रेस वेज का एग्जांपल इसलिए दिया गया है कि ये एक इम्प्रूव फैसिलिटी है। जैसे हम नेशनल हाईवे की बात करें तो उस पर 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अप्लीकेबल है, लेकिन एक्सप्रेस वेज पे आप 120 चला सकते हो। लोग चलाते इससे ऊपर भी हैं, लेकिन लिमिट जो होती है 120 की होती है, ठीक है। तो ये इम्प्रूवमेंट है, लेकिन सेफ साइड रह के, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस स्पीड मिल गई तो फिर चलते ही रहे, तो सेफ्टी कंसर्न्स को देखना पड़ेगा। इम्प्लीमेंटिंग सेफ्टी मेजर्स इन जनरल एंड स्पेसिफिक टू कॉन्डुइट्स, मतलब कि जनरली जो सेफ्टी मेजर्स हैं उसको अप्लाई करिए, और जो रोड्स पे हैं उसको तो प्रॉपरली मैं आप अप्लाई करिए ही करिए, वरना जैसे देखते नहीं दुर्घटना से देर भली, तो वही चीज होती है, दुर्घटना से देर भली ही सही है, ठीक है। सेफ तरीके से ड्राइव करिए। और तो हम लोग ने ये चीजें देख ली, सारे पार्ट्स पढ़ लिए इसके, ठीक है। क्या क्या थे एक बार को बस सारे पार्ट्स को देख लीजिए। जो सोशल नहीं, ट्रांसपोर्ट रोल इन सोसाइटी, तो उसके 4 रोल्स थे। इकोनॉमिक में पढ़ लिया हमने, सोशल पढ़ लिया, पॉलिटिकल पढ़ लिया, इन्वायरमेंट पढ़ लिया। अगर क्वेश्चन आता है, आता भी है, तो आपको इन चारों रोल को एक्सप्लेन कर देना है कि व्हाट इज द ट्रांसपोर्टेशन रोल इन सोसाइटी। तो ये सारे आपको एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। तो ये चीजें हमने पढ़ ली हैं। चलिए, आई होप सबको समझ में आया होगा। हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।